आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्डीज की तरफ से दिखाए जाने वाले गैर मामूली हुनर की तारीफ की। उन्होंने कोविड के मुश्किल वक्त में यह कामयाबी हासिल की है। अवार्ड याफ्ता नौजवानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये अवार्ड्स इस बात की एक मिसाल है कि जब छोटे ख्यालात से वो बड़े और मौसर नताइज अख्ज़ कर सकते हैं जब वो सही इक़दाम से वाबस्ता हों। मोदी ने कहा कि अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों की कामयाबी ने कई अफराद को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के दूसरे बच्चे आज बाल पुरस्कार अवार्ड देख रहे हैं और तकरीर को सुन रहे हैं, उनकी कामयाबी की दास्तानों से भी वो मुतासिर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब आप मुल्क के लिए काम करते हैं तो उसकी वसअत में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इससे सोचने का अंदाज भी बदल जाता है। वाज़ेह रहे कि इस साल 32 बच्चों को जिद्दत, तालीम, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, समाजी खिदमत और बहादुरी के मुतनव्वो शोबों में उनकी गैर मामूली सलाहियतों के लिए अवार्ड से नवाजा गया। केवल मुलाकात ही हो रही है। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े CEOs भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी उसमें आप सबकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात की गई है। आप में से कई बच्चों के बारे में तो मुझे बीच बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूं। अब जैसे देखिए, मुंबई की बेटी हमारी काम्या कार्तिकेयन, आपको याद होगा मैंने मन की बात में भी एक बार उसके विषय में जिक्र किया था। काम्या को पर्वतारोहण के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। आइए आज हम काम्या से ही बात करते हैं, उनसे ही शुरू करते हैं। उनसे पूछना जरूर चाहता हूं। काम्या, अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी, तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त की है? क्या किया इन दिनों कुछ, या फिर कोरोना की वजह से कुछ कठिनाइयां आ गई, क्या हुआ? सर, कोरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाइयां दी है, पर एज यू सेड। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि लिबास पर से लड़की के जिस्म के आज़ा को छूना जिनसी हिरासानी के दायरे में नहीं आता है और ऐसे केस में मुलजिम के खिलाफ पॉक्सो कानून, बच्चों को जिनसी तौर पर हिरासत करने से बचाने के लिए कानून है, जिसके तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट की सिंगल रुकनी जज ने जिनसी हिरासानी की केस की तारीफ करते हुए कहा कि जब जिल्द से जिल्द मिलती है या लिबास के बगैर लड़की के जिस्म के मखसूस आज़ा को छुआ जाता है तो ऐसे केस को जिनसी ज्यादती कहा जाता है और इसके तरह के केस में मुलविस मुलजिम के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मुंबई हाई कोर्ट ने की जानिब से जिनसी तौर पर हिरासान करने से मुतालिक दिए गए इस फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की सिंगल रुकनी जज जस्टिस पुष्पा ने इस केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि लिबास, कपड़ों पर से किसी लड़की के सीने को छूना जिनसी तौर पर हिरासत करने की एक किस्म नहीं है और कानून ने भी इस बात की वजाहत की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी लड़की को कपड़े निकालकर या लिबास के अंदर अपने हाथ से बराह रास्त उसको छूता है तो ये जिनसी हिरासानी की तारीफ में आता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में योगी हुकूमत के जरिए नाफिज करदा जबरी तब्दीली मजहब कानून लव जिहाद कानून के खिलाफ कई अर्जियां दाखिल की गई हैं, जिसकी समाअत योगी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में कराना चाहती थी। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की हुई थी, जिसे अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया है। योगी हुकूमत को जोरदार झटका देते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि इस सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जब समाअत कर रहा है तो फिर उसे मुंतकिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदालत ने साथ ही ये भी कहा कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपना फैसला सुना देगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया जा सकता है। यहाँ काबिल जिक्र है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में लव जिहाद कानून के खिलाफ समाअत हुई थी, लेकिन योगी हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए जाने के पेश नज़र आज समाअत नहीं की गई और 2 फरवरी को आइंदा समाअत की तारीख तय की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक से समाअत हुई है, इसलिए बेहतर यही कि आज हाई कोर्ट में इस मामले पर कार्रवाई न हो। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एस शमशीरी की डिविजनल बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मजहब तब्दीली कानून के आईनी जवाज़ पर सवाल उठाने वाली 2 अर्जियों पर समाअत के लिए फरवरी की तारीख मुकर्रर की। आज अदालत में बताया गया कि सभी अर्जियों को मुंतकिल कर एक साथ समाअत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और इसकी जल्द समाअत होनी है, इसलिए अर्जी तय होने तक समाअत मुलतवी की जाए। इस दलील को सुनने के बाद 2 फरवरी तक समाअत मुलतवी करने का फैसला लिया गया। मुल्क के इंतहाई मकबूल तरीन चीफ मिनिस्टर्स में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को 5वां मुकाम हासिल हुआ है। इस बात का इंकशाफ इंडिया टुडे ग्रुप की कार्रवाई इनसाइट के साथ मिलकर मॉड ऑफ द नेशन 2021 के नाम से एक सर्वे में किया गया है, जिसमें मुल्क के सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक का नाम अव्वल नंबर पर है। पहले 5 चीफ मिनिस्टर्स के रैंक्स में दूसरा रैंक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का है, तीसरा मुकाम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का और चौथा मुकाम महाराष्ट्र के उदय ठाकरे का है और 5वां मुकाम तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को हासिल हुआ है। तेलंगाना रियासत की कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के हमराह बांसवाड़ा शहर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने नई म्यूनसिपल इमारत के अतराफ जारी बाउंड्री की दीवार के कामों का मुआयना किया। बाद अज़ां कदीम बाजार में ज़ेर तामीर मछली की मंडी का जायजा लिया और हुक्काम को हिदायत दी कि वो कामों को तेजी से मुकम्मल करें। इसके अलावा उन्होंने कोचा कॉलोनी में नव तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात का भी मुआयना किया। इस मौके पर जॉइंट कलेक्टर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट DCCB के चेयरमैन पूचारम भास्कर रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर, मुकामी नुमाइंदे और अहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जारी तरक्याती और बहबूद के प्रोग्राम्स मुल्क के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जो हर महीने डंपिंग यार्ड, वैकुंठ पनाह गांवों, नर्सरियों, कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाली गाड़ियों, नेचुरल पार्क्स और देही तरक्की के लिए फंड फराहम करती है। जिले संगारेड्डी के सदाशिवपेट में कांग्रेस पार्टी के मुतादिद काउंसलर्स और बीजेपी कायदीन ने वजीर हरीश राव की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि लोगों का कांग्रेस पार्टी पर एतमाद खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर पड़ रही है और आइंदा इसके इख्तिदार में आने का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में जो तरक्की पिछले 70 सालों में नहीं हुई थी, TRS हुकूमत के इख्तिदार में हो रही है। हरीश राव ने कहा कि देहातों में गैर मामूली म्यार की तब्दीली आई है। इन तब्दीलियों के पेश नज़र ही कांग्रेस और बीजेपी जमातों के कायदीन TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिशन भगीरथा स्कीम के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से सदाशिवपेट में काम जारी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरी तरक्की के तहत सदाशिवपेट के देहातों की तरक्की के लिए हर माह फंड दे रही है। సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులంతా కూడా రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతా ఉన్నారు. వారందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ముఖ్యంగా ఈరోజు సదాశివపేట పట్టణం నుంచి 12వ వార్డు కౌన్సిలర్ పులిమామిడి రాజు గారు, 6వ వార్డు కౌన్సిలర్ గుండు రవికుమార్ గారు, 14వ వార్డు కౌన్సిలర్ రేణుకా శివకుమార్ గారు, మరి
కప్తా నేను మాట్లాడిన కప్తా కప్పేపోతా ఇంకా కొంతమంది చేరడానికి వచ్చిన బాబు దగ్గర రండి నేను మాట్లాడిన తర్వాత కప్తాను మాజీ కౌన్సిలర్ సీనియర్ నాయకులు వాజిద్ గారు జబైర్ గారు అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ చైర్మన్ కంది మండలం నుంచి కాంగ్రెస్ కు రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్నటువంటి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు సీనియర్ దళిత నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గోవర్ధన్ గారు అదేవిధంగా ఈరోజు బీజేపీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్న జుల్కల్ సర్పంచ్ కవితా మధుసూదన్ రెడ్డి గారు వారితో పాటు ఉప సర్పంచ్ వార్డు మెంబర్లు అనేక మంది జుల్కల్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు బీజేపీకి రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్నారు వారికి అదేవిధంగా మల్కన్న ఉప సర్పంచ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు మానయ్య గారు మరి ఈరోజు దాదాపు 200 మంది కాంగ్రెస్ బీజేపీలకు రాజీనామా చేసి టీఆర్ఎస్ లో చేరుతా ఉన్నారు వారందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం यौम जमहूरिया के मौके पर इस साल 14 पुलिस ओहदेदारों को पुलिस मेडल दिया जाएगा। इनमें से 2 ओहदेदारों को उनकी मुमताज़ खिदमात पर प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि 12 ओहदेदारों को नुमायां खिदमात पर पुलिस मेडल दिया जाएगा। हैदराबाद की एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल और निजामाबाद के आईजी शिवशंकर रेड्डी को उनकी मुमताज़ खिदमात के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। आईजी राजेश कुमार, शरीफुद्दीन सिद्दीकी, कंदुकूरी नरसिंह राव, सूर्या नारायणा, गंज रमेश उद्दुवर को पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। रुकन कानून साज काउंसिल कलवाकुंटला कविता ने पीर की सुबह अपने हल्के निजामाबाद की आवाम से रात मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से आगाही हासिल की। मोहतरमा कविता ने उनके मसाइल का संजीदगी से नोट लिया और उनकी एक सुई के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने इस बात पर कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद की पाबंद वहद है और अवाम के मसाइल की एक सुई के लिए हमेशा ही सरगर्दा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 6 साल के मुख्तसर अरसे में कई एक फलाही स्कीमात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स को मुतारफ़ करवाते हुए रियासत को तरक्की की राह पर गामजन किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों के मसाइल की एक सुई के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जिसके समरात अब हासिल हो रहे हैं। तेलंगाना चावल और धान की पैदावार में सरकर्दा मुकाम हासिल करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चावल की पैदावार में रियासत ने सिर्फ 6 साल में 10वें मुकाम से छलांग लगाते हुए दूसरे मुकाम पर फाइज हुई है और बहुत जल्द मगरबी बंगाल को पीछे छोड़ते हुए चावल की पैदावार में सरफहरिस्त मुकाम हासिल करेगी। कविता ने कहा कि तेलंगाना छोटी रियासत होने के बावजूद कई शोबों में मुल्क में सरफहरिस्त है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वह हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा फलाही स्कीमा से भरपूर इस्तेफादा करें। उन्होंने अपने हल्के निजामाबाद की हमाजहत तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत इंतखाबी मफाद के मकसद से नहीं बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद से काम कर रही है। दरियासा कविता ने 25 जनवरी कौमी वोटर्स डे के मौके पर मुल्क और रियासत की आवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जिस पर हमें फ़ख्र है। जमहूरियत में हक़ राय दही अवाम की सबसे बड़ी ताकत है। कविता ने निज़ामाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं और अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल कर रही हैं। उन्होंने कल तेलंगाना नॉन गज़ेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन के निज़ामाबाद यूनिट के कैलेंडर और डायरी की भी रस्म इजरा अंजाम दी और नॉन गज़ेटेड ऑफिसर्स के मसाइल की समाअत करते हुए उनकी आजिलाना एक सुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर TNGOs निज़ामाबाद ज़िला यूनिट के सदर अकुला किशन, सेक्रेटरी अमृत कुमार और दीगर मौजूद थे। कौमी नायब सदर भारतीय जनता पार्टी DK अरुणा ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पालमूरू से झूठी मोहब्बत का दावा करते हैं, क्योंकि पालमूरू रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अभी भी ये प्रोजेक्ट ज़ेर तकमील है और इस प्रोजेक्ट से रंगारेड्डी, महबूबनगर, परगी के किसानों की अराजियात को एक एकड़ पानी भी ज़राब नहीं किया गया। बीजेपी खातून कायद DK अरुणा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर पालमूरू रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई है, तो इस प्रोजेक्ट के तामीरी कामों के लिए टेंडर्स तलब किए गए और न ही तखमीना तैयार किया गया है। KCR जी ने कल जो रिव्यू किया और उसके बारे में पालमूरू रंगारेड्डी जो यूनाइटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट टेकअप किया गया
उसके बारे में बता रहे थे कि 1 साल के अंदर, इस साल में वो उसको कंप्लीट करेंगे। इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर बोल तो मार्च को ख़त्म होगा, और इस साल मतलब दिसंबर तक होगा, नेक्स्ट पता नहीं कब तक ख़त्म होगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये 60,000 करोड़ों की प्रोजेक्ट है। 60,000 करोड़ एस्टिमेशन जो करे, उसको टेंडर जो बुलाए, उसकी उतनी वैल्यू की प्रोजेक्ट जो बन रहा है, उसमें आज तक 6 साल में उसको 8,000 करोड़ खर्च किया। अभी 52,000 करोड़ खर्च करना है। तो इज इट पॉसिबल 1 साल में ये 52,000 करोड़ ऑफ रुपीस खर्च करके ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा? अभी क्यों और एक बार पालमपुर यूनाइटेड महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट प्रजा को उल्लू बनाना चाह रहे? अगर ये 1 साल में आप पूरा करने के लिए जा रहे तो कैसे एक महीने में आपका टारगेट क्या है? कितने महीने में आप पूरा करोगे? कैसे पूरा करोगे? ये हमारे सामने रखिए। और एक बार महाबुनर उम्मड़ी महबूबनगर, यूनाइटेड महबूबनगर रहने दो, या नलगोंडा रहने दो, या यूनाइटेड रंगारेड्डी रहने दो, परगी, तांडूर, विकाराबाद, ऐसे हम सब लोगों को जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो इसके पालमपुर रंगारेड्डी से पूरा हर ये सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इरिगेट हो सकता है, जो 6 साल से हुआ नहीं कुछ। वो बोले थे कि गेस्ट हाउस बनाऊंगा, यहीं बैठूंगा, चौकीदार बनूंगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जो बातें करे थे, आज तक एक बार भी विजिट नहीं करा। 15 दिन में एक बार विजिट करूंगा बोला, सिर्फ एक बार ही विजिट कराऊंगा। तो अभी भी उल्लू। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत में किसी को भी पार्टी तश्कील देने का हक हासिल है। उन्होंने पीर के मीडिया से बात करते हुए बात कही। वाज़ेह है कि अनजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की दफ्तर वाईएस शर्मिला तेलंगाना में नई पार्टी तश्कील देने की खबरें गश्त कर रही हैं कि पस मंजर में जीवन रेड्डी ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि रियासत में नई पार्टी तश्कील देने के लिए कोई खला मौजूद है। जीवन रेड्डी ने सवाल किया कि वाईएसआर कांग्रेस की वजह से चीफ मिनिस्टर बने थे, और ऐसे वक्त में वाईएस के शायकीन शर्मिला की पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में टीआरएस का मुतबादिल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के अपने वज़रा ही रियासत में वज़ीर आला की तब्दीली की खबरों को लेकर आ रहे हैं, और ऐसे बयानबाजियां चीफ मिनिस्टर केसीआर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस वक्त आया वो सीएम हैं या नहीं है। तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला जनाब केसीआर साहब को शायद मैं समझता हूं उनको कभी कभी शक आते, अभी उन्हें है या नहीं बोल के। बाहर चर्चा उसे चल रहे, वज़ीर आला बदल रहे बोल के उनको शक है, शक आ रहे क्या मैं सही भी बदला है, क्या मैं हूं या नहीं बोल के। हाँ है, मैं हूं, तो क्या करना? अब हम एक बात छोड़ना किसानों के बारे में। आज सही भी अगर किसानों की भला चाहने वालों से है तो शायद आप भूल गए होंगे, एक 6-7 महीने पहले उन्हें खुद बोले मैं किसानों को एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। मैं सब लोग अरे केसीआर साहब अपने खुशखबरी सुना रहे कहते, अब तक वो खुशखबरी तो सामने नहीं आई। बाद में क्या बोले, अरे ये धान जो है ये सन्न रकालू वो करने से, खेत करने से जो नुकसान भुगत रहे, क्या उसको भर्ती करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं जरूर भर्ती करता हूं बोल के बोले, वो चले गए। अब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश पे जो इंसेंटिव्स किसानों को दे रहा था वो सब रोक दिए सर। चाहे फसल कर्जे में जो इंटरेस्ट रियासत के तरफ से किसान को भर्ती दिया जाता था वो रोक दिए, कर्जा माफी वैसी रह गए, भूल गए उन्हें। अब जो टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज कोरोना वायरस का टीका ले लिया।
डॉक्टर संजय कुमार तेलंगाना में कोरोना का टीका लेने वाले पहले रुकने असेंबली बन गए हैं। वो पेशे से अमराज चश्म के माहिर डॉक्टर हैं। वो जगतियाल असेंबली हलके से टीआरएस की नुमाइंदगी करते हैं और जगतियाल में उनका खुद का एक हॉस्पिटल है। डॉक्टर संजय कुमार पहली मरतबे 2014 के इंतखाबात में पहली मरतबे मुकाबला करते हुए शिकस्त हुई थी। बाद अज़ां 2018 के असेंबली इंतखाबात में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। कांग्रेस पार्टी ने आज बीसी तबके के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में की जाने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ बीसी कमीशन से रुजू हुई और बीसी कमीशन ने आज दोनों यूनिवर्सिटियों की जानिब से तकर्रुरात में की जाने वाली नाइंसाफियों पर रोलिंग देते हुए इंतजामिया को नाअहल करार दिया और फरवरी में दोनों यूनिवर्सिटियों के फैकल्टीज के तकर्रुरात के दस्तावेजात के साथ मुकम्मल कमीशन के सामने रुजू होने की हिदायत दी है। मीडिया से बात करते हुए तर्जुमान कुल हिंद कांग्रेस कमेटी दासूजी श्रवण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीसी के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर खामोश तमाशाई बनी नहीं रहेगी। हमने सोचा जब एक बैकवर्ड क्लास आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, जब अब बीसीस का पूरा राइट्स पूरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, किसी तरह का नाइंसाफ होगा बोल के हमने एक भरोसा महसूस किया था। मगर उस भरोसे को नाकाम करते हुए जो है सो आज हिंदुस्तान में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, खास तौर से आज इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में हो या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, पूरी तरीके से बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशंस ना अमल करते हुए उन लोगों के मुंह में मिट्टी फेंकते हुए जो है सो आज इफ्लू वाइस चांसलर सुरेश कुमार जी और उनके साथ में एचसीयू वाइस चांसलर अप्पाराव जी और उनके साथी लोग पूरे मिलकर के बीसी राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है सो उन लोग अमल नहीं करते हुए जो है सो बीसी को बहुत अन्याय कर रहे हैं। उसके खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने नेशनल बीसी कमीशन को आज हमने 2 दिन पहले रिप्रेजेंटेशन दिया था। वो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो है सो तल्लोजू आचार्य जी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उन्होंने आज पब्लिक हियरिंग कंडक्ट किया था। उसमें पूरा दूध का दूध, पानी का पानी बाहर आ गया कि इफ्लू यूनिवर्सिटी। एमआईएम पार्टी के सदर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिया गया है। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर पर हमले के सिलसिले में असदुद्दीन की अदालत में गैर हाजिर होने के नतीजे में खुसूसी अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया है। ज़राए के मुताबिक असदुद्दीन इस केस में मुतादिद बार अदालत में पेश होने में नाकाम रहे, जिसके पेश नज़र अदालत ने फैसला किया है। वाज़ेह है कि साल 2016 के GHMC इंतखाबात के दौरान मोहम्मद अली शब्बीर की गाड़ी पर चंद अफराद ने हमला कर दिया था। तब उन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में मीर चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया था। इस वाक़े में असदुद्दीन को अहम मुलजिम करार दिया गया था। उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन और वीडियोज़ मौजूद हैं। दूसरी जानिब असदुद्दीन ने पहले भी कहा था कि मोहम्मद अली शब्बीर पर हमले में उनका कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमलावरों की मजम्मत की। असदुद्दीन के वकील ने कहा कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस सिलसिले में अदालत में एक डिस्चार्ज पिटीशन दायर की गई। ताहम मीर चौक पुलिस ने अदालत में जवाबी दावा किया है। अदालत में दलाइल सुनने के बाद शब्बीर अली पर हमले में असदुद्दीन अवैसी मुलविस थे। अदालत ने असदुद्दीन को मुकदमे की समाअत के लिए पेश होने का हुक्म दिया। ताहम असदुद्दीन अवैसी अदालत में पेश नहीं हुए। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में आशिक माशूक ने खुदकशी कर ली। कदवानपुर से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साल सुकन्या और मौजे आइलापुर का रहने वाला 22 साल प्रेम कुमार एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। शादी में रुकावट पर लड़की ने अपने मकान में फांसी ले ली, जबकि नौजवान ने आबाई मौजे के करीब तालाब के किनारे दरख्त से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। गुजरात के सूरत में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इंडोमेंट डिपार्टमेंट के 2 अहदेदार सड़क हादसे में हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त एडिकमेट हैदराबाद के श्रीनिवास एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वेणुगोपाल स्वामी मंदिर पान बाजार के जूनियर ऑफिसर रमना की हैसियत से हुई है। इस हादसे में 3 और लोग भी जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 5 अहदेदार सूरत को शुमाली हिंद की दरियाओं का पानी लाने के लिए गए थे। हादसे की इत्तला मिलने के बाद वजीर हिंद वक़ाफ इंदिरा किरण रेड्डी ने इस वाक़े पर अपने शदीद दुख का इजहार किया।
उन्होंने एंडोमेंट कमिश्नर अनिल कुमार को हिदायत दी कि वो जख्मी अफराद की हर तरह से मदद करें। जख्मी अफराद की शनाख्त सत्यनारायण, केशव रेड्डी और वेंकटेश्वर शर्मा की हैसियत से की गई है। ये तीनों इस वक्त अहमदाबाद के अस्पताल में जेर इलाज हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने दुबई में खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक इस शख्स को जब ये इत्तला मिली कि उसकी गर्लफ्रेंड फौत हो गई है तो उसने भी खुदकशी कर ली। बताया जा रहा है कि राकेश नाम का यह शख्स 1 साल कबल दुबई गया था। उसने एक सेल्फी वीडियो बनाकर अपने घर वालों और दोस्तों को भेजा, जिसमें उसने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। इस 37 सेकंड के वीडियो में उसने अपनी मां से खुद का ख्याल रखने को कहा। वीडियो भेजने के बाद उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। उसकी फैमिली जिले जगतियाल के गोविंदपल्ली में रहती है। पुलिस ने बताया कि राकेश की गर्लफ्रेंड मनीषा ने जुमेरात को खुदकशी कर ली थी। मनीषा पड़ोसी गांव के मुतवत्तिन थी। राकेश और मनीषा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। किसी दूसरे शख्स से शादी हो जाने के खौफ से उसने ये इंतहाई कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि राकेश के अहले खाना से अभी तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर दाचुपल्ली में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक नौमौलूद की नाश नाले के करीब दस्तयाब हुई है। नाज़रीन, अब तक ऐसे कई वाक़यात से रूबरू हो चुके होंगे जहां संगदिल माँ बाप ने जिगर के टुकड़ों को यूं रास्ते पर आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों की ग़िज़ा के तौर पर छोड़ जाते हैं। ना तो उनकी सोच में कोई तब्दीली आई है और ना ही उनके फैसले बदलते हैं, मगर नतीजतन इन मासूम नौमौलूद को भुगतना पड़ता है। कहते हैं दुनिया तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, ताहम ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात से लगता है कि दुनिया में तरक्की तो हो रही है लेकिन इंसान की सोच नहीं बदल रही है। जिले नलगुंडा में 2 अफराद के कत्ल की वारदात से हलचल पैदा हो गई है। इत्तलात के मुताबिक इलाके रामनगर के एमए बेग फंक्शन हॉल के करीब 2 नामालूम अफराद का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इत्तला के बाद पुलिस ने जाए वक़्त पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जाए वक़्त से मिली शराब की बोतलों को अपने कब्जे में लेते हुए महलूकीन का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। नलगुंडा पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। अभी पूरी तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। टीआरपी घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस की तफ्तीश जारी है और इस दरमियान रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बार्क के साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पार्थु दास गुप्ता ने मुंबई पुलिस को दिए गए एक तहरीरी बयान में इस बात का इतराफ़ किया है कि अर्नब ने उन्हें रेटिंग से छेड़छाड़ के लिए लाखों रुपए दिए थे। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस में इस ताल्लुक से एक तफसीली रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें बताया गया कि पार्थु दास गुप्ता ने जो तहरीरी बयान पुलिस को दिया है उसमें अर्नब गोस्वामी से $12,000 मिलने और फिर 3 साल 40 के दौरानिये में मुजमई तौर पर 40 लाख रुपए मिलने का इतराफ़ किया गया है। टीआरपी में छेड़छाड़ की यह जानकारी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट से मिली है जो कि टीआरपी घोटाला मामले में पुलिस के जरिए दाखिल की गई है। बताया जाता है कि मुंबई पुलिस ने 11 जनवरी को 3600 सफ़ात पर मबनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बार्क फोर्सिंग ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल है। अलावा पार्थो दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के दरमियान हुई व्हाट्सएप चैट भी इस चार्जशीट में शामिल है। चार्जशीट में बार के साबिक मुलाजिमीन के अलावा केबल ऑपरेटर समेत कुल 59 लोगों के बयानात शामिल किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मजदूर, किसानों और मेहनतकश ही हिंदुस्तान की असल ताकत हैं और उनको बाख्तियार बनाने से ही मुल्क को मजबूत बनाया जा सकता है। मिस्टर गांधी ने पीर को जारी की गई एक वीडियो में कहा है, हिंदुस्तान की ताकत मजबूत मईशत, नौजवान को रोजगार और माशरती हम आहंगी है। अगर मोदी अपने चंद सरमायादार दोस्तों की मदद करके मुल्क को खोखला करने की बजाय किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों का तहफ़्फ़ुज़ करें तो चीन की हमारी सरजमीन पर निगाह डालने की हिम्मत नहीं होगी। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि चीन जानता है कि हिंदुस्तान में उसकी ताकत किसान, मजदूर और मेहनतकश तबका है जिन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। अगर उसे ये महसूस होता है कि हिंदुस्तान की असल ताकत किसान, मजदूर, मेहनतकश को कमज़ोर नहीं किया गया तो फिर उसकी हिम्मत हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की नहीं होती। पंजाब
இந்தியா என்று சொல்லும்போது அதே குரலில் இந்தியா இந்தியா பஞ்சாப் தான் என்று சொல்ல வேண்டும். இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் நமது உறவு பாலம் மரியாதையின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।